सभी को नमस्कार। मैं राजेश कुमार और आज हम सबसे महत्वपूर्ण क्लास 10th के फिजिक्स के क्वेश्चन को लेकर मौजूद हुए हैं। और आप देखेंगे कि जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड रहेगा वो ही इसमें दिया गया है और मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराऊंगा इससे। तो पहले हम एक वीडियो में पूरा फिजिक्स के जो भी क्वेश्चंस है, जिस शॉर्ट क्वेश्चन वो सारा चीज़ देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट नहीं करते हो। लेकिन आपको देखना ज़रूरी है, ये इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपको देखना बहुत ज़रूरी है ये। चलिए शुरू करते हैं। और एक वीडियो में आपका फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें से लिया गया है। और आप देख सकते हैं कि प्रकाश क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं, किरण पुंज क्या है, ये सारा चीज़ हम देखेंगे। चलिए आइए, सबसे पहले प्रकाश क्या है देखते हैं। प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त करते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। तो ये हो गया, मतलब आपका 1 नंबर 2 नंबर में जो भी आएगा वो आप कर लोगे। चलिए आगे। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। प्रकाश, अगला पॉइंट है कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा या सरल रेखा में गमन करती है, ऑब्जेक्टिव है। सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है। आइए देखते हैं। प्रदीप्त वस्तु, वैसे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, जैसे सूर्य, जलती हुई बल्ब। ये अप्रदीप्त वस्तु, वैसे वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं, जैसे चंद्रमा। प्रकाश स्वयं अद्रव्य होती है, लेकिन जिस वस्तु पर पड़ती है उसे दृश्य बना देती है। मतलब देखिए, प्रकाश अदृश्य होती है, लेकिन जिस वस्तु पर पड़ती है उसे दृश्य बना देती है। देखने में, चलिए आगे पढ़ते हैं हम। प्रकाश का अपकिरण किसे कहते हैं? प्रकाश का अपकिरण, जब प्रकाश की किरणें छोटे छोटे कणों पर पड़ती है तो वह कण प्रकाश की कुछ मात्रा को अवशोषित कर लेती है और पुनः उसी प्रकाश को चारों तरफ फैला देती है। तो वैसे घटना को हम प्रकाश का अपकिरण कहते हैं। जैसे हम लोग देखते होंगे कि दिन के समय में हम किसी कमरा में हम ऐसी वस्तु को भी देख पाते हैं जहाँ सूर्य का प्रकाश सीधी न गया हो। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि वायुमंडल में जितने भी कण हैं वो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके इतना हीट हो चुके हैं कि वो ठंडे जगह में जाना चाहेंगे। और ठंडा जगह में क्या है, रूम है, हमारा कमरा है, और उसमें जब जाएंगे तो वहाँ प्रकाशित करेंगे। ऐसा ये होता है प्रकाश का अपकिरण। तभी हम दिन में देख पाते हैं। अच्छा, रात में क्यों नहीं देख पाते हैं? रात में हमें टॉर्च लेकर क्यों जाना पड़ता है? क्योंकि वायुमंडल के कण सूर्य नहीं रहते हैं तो प्रकाश नहीं अवशोषित करते हैं। और कमरा में भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब दिखेगा भी नहीं कुछ। तो ये ऐसा घटना होता है। चलिए आगे। किरण क्या है? प्रकाश के गमन पथ को किरण कहते हैं। यह एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को किरण कहते हैं। किरण पुंज किसे कहते हैं? प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: अपसारी किरण पुंज, समानांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। चलिए, अपसारी किरण पुंज, वैसे किरण पुंज जिसमें सभी प्रकार की किरणें एक निश्चित बिंदु से निकलती है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ ये फिगर में कि एक बिंदु से निकल कर जा रही हैं सारी किरणें, तो ये अपसारी, अप माने ऊपर, ठीक है, तो ये पसारते हुए चली जाती है, तो अपसारी किरण पुंज है ये। समांतर किरण पुंज, वैसे किरण पुंज जिसमें सभी प्रकार की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं, जैसे फिगर में आप देख सकते हैं। चलिए, अभिसारी किरण पुंज, वैसे किरण पुंज जिसमें सभी प्रकार की किरणें एक निश्चित बिंदु पर आकर मिलती हैं तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे इस फिगर में देख सकते हैं कि एक बिंदु पर आकर मिल रही हैं, तो ये अभिसारी किरण पुंज। पारदर्शी वस्तु क्या है?
मैं बहुत जल्द जल्द इसलिए कर रहा हूँ कि आपको एक वीडियो में पूरा मैं कर सकूँ, और आप देख करके वीडियो रोक करके आप कर सकते हैं, देख सकते हैं। पारदर्शी वस्तु वैसा वस्तु जिससे होकर प्रकाश आर पार हो जाए उसे पारदर्शी वस्तु कहते हैं, या फिर जिस वस्तु के आर पार हम देख सकते हैं वो पारदर्शी कहलाएगा। जैसे शीशा रहेगा, आईना नहीं, शीशा, तो शीशा के आर पार हम देख सकते हैं तो वो शीशा जो है पारदर्शी कहलाएगा। जैसे चिमकी है, पॉलीथीन है एकदम उजला, तो उसके आर पार देख सकते हैं तो उसको बोलेंगे पारदर्शी है। इस तरह से जैसे देखिए थीन पेपर, कोहरा, तेल से भीगा हुआ कागज इत्यादि, ये पारदर्शी है। अपारदर्शी वैसे वस्तु जिससे होकर प्रकाश की किरण आर पार न होती हो, अर्थात सभी प्रकाश की किरण परावर्तित हो जाती हो, उसे अपारदर्शी कहते हैं। जैसे मान लीजिए दीवाल है, दीवाल के उस पार हम नहीं देख पाते हैं तो ये अपारदर्शी कहलाएगा। जैसे किताब, टेबल, लकड़ी इत्यादि। चलिए, प्रकाश का प्रवर्तन क्या है। किसी माध्यम से आ रही प्रकाश की किरण किसी वस्तु के सतह या दर्पण पर पड़ने के बाद अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है, तो वैसे घटना को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। जैसे फिगर देख लीजिए, किरणें आ रही हैं, किरणें जा रही हैं। ओ आपतित किरण कौन है? जो किरण आ रही है वो आपतित किरण, जो किरण जा रही है वो परावर्तित किरण। उसके बाद जो लंबवत दर्पण पे पड़ी है वो अभिलंब है, और आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बना हुआ है वो आपतन कोण है, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बना हुआ है परावर्तन कोण है। और दर्पण के ऊपरी सतह जहाँ से ये किरणें परावर्तित आपतित हो रही हैं वो परावर्तक सतह कहलाता है, और जहाँ पर ये किरणें आपतित हुई हैं उस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। तो यहाँ भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि प्रकाश के प्रवर्तन में भाग लेने वाले प्रमुख पद आपतित किरण। किसी दिशा में आ रही प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण, आपतित किरण आपतन बिंदु पर पड़ने के बाद जो अपने ही दिशा में लौटती है तो उस अपने ही माध्यम में लौटती है तो उस लौटने वाली किरण को हम क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। परावर्तक सतह क्या है? वस्तु के जिस सतह से प्रकाश की परावर्तन की घटना होती है तो उस सतह को हम परावर्तक सतह कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग बचपन में किसी आईना को लिए होंगे और सूर्य के प्रकाश को हम दूसरे किसी व्यक्ति के चेहरे पर चमकाए होंगे, ऐसा जानते हैं परावर्तन की घटना के कारण हो रहा है। सूर्य का किरण आ रहा है उस आईना पर और उस आईने से परावर्तित होकर जा रहा है जिस पर आप दिखा रहा है, तो इस पर जिसके चेहरे पर आप दिखा रहे हैं, तो ये होता है तो उसके लिए जो आईना है वो परावर्तक सतह है जो सूर्य के प्रकाश को परावर्तित कर रहा है। आपतन बिंदु, परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आकर मिलती है तो उस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। अभिलंब क्या है? आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। आपतन कोण क्या है? आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच डाले बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण क्या है? परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। प्रकाश के प्रवर्तन के दो मुख्य नियम हैं। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में, ताल नहीं तल में होता है। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं या समान होते हैं, ये आपको याद रखना है। आपतन कोण को I से सूचित किया जाता है और परावर्तन कोण को R से सूचित किया जाता है। चलिए कोशिश करते हैं सारा चीज खत्म हो जाए। किसी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद
जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है तो उस बिंदु स्रोत को प्रतिबिंब वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। ये देख सकते हैं, ऐसा फिगर होता है। वस्तु का प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? वैसा प्रतिबिंब जो वास्तविक कटांक से बनता है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, या वैसा प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर उतारा जा सके उसे वास्तविक प्रतिबिंब। बहुत ध्यान में रखिए, किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? वास्तविक प्रतिबिंब को। कौन वास्तविक कटांक से बनता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो ये ध्यान देना है। काल्पनिक प्रतिबिंब, वैसा प्रतिबिंब जो काल्पनिक कटान से बनता है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं, या वैसा प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर उतारा नहीं जा सके उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव वस्तु के उल्टा तथा दर्पण के आगे होता है, आगे बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब सदैव वस्तु के अपेक्षा सीधा तथा दर्पण के पीछे बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ऑब्जेक्टिव के लिए, आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। चलिए, आप वहां पे प्रतिबिंब, दोनों प्रतिबिंब के बीच अंतर बढ़िया से देख लीजिएगा, क्या अंतर है। अब हम देखेंगे कि दर्पण क्या होता है। वैसी चिकनी एवं चमकीली सतह जिससे प्रकाश का आसानी से परावर्तन हो तथा जिसकी एक सतह रंजित हो उसे दर्पण कहते हैं। जैसे कि फिगर में आप देख सकते हैं, ये गोला जो है दर्पण है, गोलीय दर्पण है। तो दर्पण जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, परवलयिक दर्पण। परवलयिक दर्पण, गोलीय दर्पण भी दो तरह का होता है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। देख सकते हैं उत्तल दर्पण, बहुत बारीकी से हम देखते चले जाएंगे उत्तल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण क्या होता है, तो आपको देखना तो पड़ेगा ही। चलिए, दर्पण मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, परवलयिक दर्पण। समतल दर्पण, वैसे दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल या बराबर हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं फिगर में, समतल दर्पण का गुण देख लेते हैं हम लोग। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है, हमेशा। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, इसीलिए इसे पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। समतल दर्पण में तीसरा है, समतल दर्पण में दर्पण से वस्तु जितना आगे होता है उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है। चौथा, समतल दर्पण में वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी दोनों आपस में बराबर होती है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब पार्श्व रूप से उल्टा होता है। पार्श्व रूप से उल्टा कहने का मतलब कि आप यदि दाहिना हाथ उठाइएगा तो उसमें लगेगा कि लेफ्ट हैंड उठाया जा रहा है, और लेफ्ट हैंड उठाइएगा तो उसमें लगेगा कि राइट हैंड उठाया जा रहा है, और आप बी दिखाइएगा तो उधर उल्टा बनेगा। ये उसी को पार्श्व उत्क्रमण बोला जाता है, या पार्श्व रूप से उल्टा। चलिए गोलीय दर्पण देखते हैं। वैसे दर्पण जिसके परावर्तक सतह खोखले गोले के आकार का हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण कुछ मुख्य तत्व, वक्रता, केंद्र क्या है। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, इसे सी द्वारा सूचित किया जाता है। अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र परावर्तक सतह की ओर तथा उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र परावर्तक सतह के विपरीत ओर होती है। चलिए, वक्रता त्रिज्या क्या है। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसे कैपिटल आर से सूचित किया जाता है। ध्रुव क्या है, परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, इसे पी से सूचित किया जाता है। मुख्य अक्ष क्या है, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस। वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर गुजरने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन होने के बाद जिस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं, इसे कैपिटल एफ से सूचित किया जाता है। जैसे देख सकते हैं यहाँ
चलिए यहीं फोकस दूरी भी दिखा देते हैं। फोकस दूरी मुख्य फोकस तथा ध्रुव तक की बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे एफ से सूचित किया जाता है। चलिए गोलीय दर्पण का प्रकार देख लेते हैं। गोलीय दर्पण मुख्यतः दो प्रकार का होता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या है? अवतल दर्पण वैसे दर्पण जिसके परावर्तक सतह धसी हो तथा रंजित सतह उभरी हो। जो रंगा हुआ सतह है वो उठा हुआ रहेगा और जिस पर किरण जाएगी वो धंसा हुआ रहेगा, तो अवतल दर्पण होगा ना। ऐसे आप नोट्स बना लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। उत्तल दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह जिस पर किरण आने वाला है वो उठा हुआ रहेगा, जो रंगा हुआ है वो धंसा हुआ रहेगा, तो वो कहलाएगा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन। भाई यूज भी बहुत ज़रूरी है। दोनों का यूज कहाँ होता है ये बहुत ज़रूरी है। तो जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है, ये ध्यान दीजिएगा। अवतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है? तो जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण से परावर्तन होने के बाद मुख्य फोकस से गुजरती है। दूसरा, जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस पर आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन होने के बाद परावर्तित किरण मुख्य अक्ष के समांतर गुजर जाती है, जैसे कि आप देख सकते हैं फिगर में। अब जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र पर आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन होने के बाद परावर्तित किरण उसी पथ पर लौट जाती है। जैसे कि देखिए सी से आ रही है तो परावर्तन होने के बाद सी पर ही जा रही है, तो ये होता है। चलिए, जब प्रकाश की किरण ध्रुव पर आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद जितना कोण के साथ आती है उतना ही कोण पर परिवर्तित हो जाती है। जैसे कि देखिए ध्रुव पर किरण आ रही है और वहीं से परिवर्तित हो जाएगी, तो यहाँ परावर्तन के नियम का पालन करती है ध्रुव पर आपतित किरण। मैं कोशिश कुछ कर लेता हूँ। मैंने बहुत कोशिश। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना जब वस्तु ध्रुव तथा फोकस के बीच रखी जाती हूँ तो पहले देख लीजिए कि क्या है। ए और बी वस्तु है, ए डैश बी डैश हमारा क्या है? प्रतिबिंब है। तो जब ध्रुव और एफ के बीच में वस्तु रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है देखते हैं। चलिए, फर्स्ट पॉइंट है कि जब वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच रखी जाती है तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से पीछे बनता है। जब वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वस्तु के अपेक्षा सीधा और दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा होता है। इसकी प्रकृति जो है काल्पनिक होती है। जब वस्तु को मुख्य फोकस पर रखी जाती है तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, जैसे कि फिगर में देख लीजिए। मुख्य फोकस पर यदि वस्तु रहेगा तो अनंत पे बनेगा। चलिए कुछ पॉइंट के जरिए देख लेते हैं। जब वस्तु मुख्य फोकस पर रखी जाती है तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब जो है वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है, दर्पण से आगे बनता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बहुत बड़ा होता है। इसकी प्रकृति वास्तविक होती है। जब वस्तु मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच रखी जाए तो क्या होती है? देखिए पहले फिगर देख लीजिए, आप लोग कर भी लेंगे। चलिए पॉइंट के जरिए देखते हैं। जब वस्तु मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच रखी जाती है तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच बनता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा होता है। इसका प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है और उसकी प्रकृति वास्तविक होती है। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी जाती है, फिगर देख लीजिए कि वक्रता केंद्र पर रखा जाएगा तो कहाँ बनेगा?
वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, समान साइज का बनेगा, वास्तविक बनेगा। ठीक है, तो पॉइंट के जरिए देख लेते हैं। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी जाती है तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर बनता है। इसका प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनता है। इसकी प्रकृति वास्तविक होती है। जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र पर रखी जाती है तो देख लीजिए कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रहेगा तो सी और एफ के बीच में बनेगा, यानी मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। तो पॉइंट के जरिए समझते हैं पहले। जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र पर रखी जाती है तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में बनता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के छोटा तथा उल्टा होता है। उसकी प्रकृति वास्तविक होती है। अब देखेंगे जब वस्तु अनंत पर रखी जाती है तो क्या होता है। अनंत फिगर आप देख सकते हैं। जब वस्तु अनंत पर रखी जाती है तो वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है। इसका प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा बहुत छोटा होता है। इसकी प्रकृति वास्तविक होती है। उत्तल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन, जब देखिए उत्तल दर्पण में भी सेम होता है ना। जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद परावर्तित किरण मुख्य फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती है। जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस पर आपतित होती है, दूसरा है जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस पर आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन होने के बाद परावर्तित किरण मुख्य अक्ष के समांतर लौट जाती है। जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र पर आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन होने के बाद परावर्तित किरण अपने ही पथ पर पुनः लौट जाती है। जब प्रकाश की किरण ध्रुव पर आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद कि जितना कोण से आपति के साथ आती है उतनी ही कोण के साथ लौट जाती है। चलिए उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना देखते हैं। जब वस्तु को ध्रुव तथा अनंत के बीच रखी जाती है, देख लीजिए क्या होता है, पॉइंट के जरिए समझते हैं। जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच रखी जाती है तो वस्तु का प्रतिबिंब ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच बनता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के सापेक्ष सीधा तथा छोटा होता है। इसकी प्रकृति काल्पनिक होती है। दूसरा, जब वस्तु को अनंत पर रखी जाती है, अनंत पर रखेंगे तो क्या होगा। जब वस्तु को अनंत पर रखी जाती है तो वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है। प्रतिबिंब का आकार बहुत छोटा होता है। इसकी प्रकृति काल्पनिक होती है। चलिए दोस्तों, मैंने बहुत जल्द में इसको किया है और मैं चाहता हूँ कि इसको आप रिवीजन के तौर पे चालू करके देख सकते हैं। एक बार देखेंगे तो ये याद हो जाएगा जितना आप पढ़े रहेंगे। तो मैं रख देता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद आपको ये वीडियो देखने के लिए। और आपकी इच्छा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं तो बस आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लाइक सब्सक्राइब से उतना मतलब नहीं है, पढ़ते रहिए, ठीक है। और आगे आप टॉपिक कुछ देख रहे हो, गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या तथा मुख्य फोकस के बीच, तो R बराबर 2F हम कोशिश करेंगे प्रूफ करने के लिए। तो अभी तो इसमें है लेकिन समझाना पड़ेगा इसको। तो ठीक है, मैं मिलता हूँ R बराबर 2F के साथ और दर्पण सूत्र के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।